हेलो गाइस, देखिए हम बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिसिस पढ़ रहे थे। हमने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के साथ डील किया था। आज हमें कुछ फर्दर कैटालिसिस की दो चार सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, उनके साथ डील करना है, फिर आपका कैटालिसिस ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है आपका एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे डील करेंगे कैपेसिटी ऑफ ए कैटालिस्ट टू इंक्रीज रेट ऑफ ए रिएक्शन। कुछ कैटालिस्ट हैं वो एक्सपोज करो, एक रिएक्शन के अंदर दो कैटालिस्ट भी यूज हो सकते हैं। एक कैटालिस्ट रिएक्शन रेट को 10 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, दूसरा आपका 15 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो जो 15 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स उसकी एक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू फर्स्ट। तो यही आपकी क्या है एक्टिविटी। कैसे डिफाइन करेंगे हम एक्टिविटी को? एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट is the capacity of that catalyst to increase rate of reaction. एक रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए जो इंक्रीज करने की जो कैपेसिटी रहेगी कैटालिस्ट की, उसको बोलेंगे एक्टिविटी ऑफ दैट कैटालिस्ट। देखिए अभी दूसरी बात करते हैं, कब आपका कैटालिस्ट हम बोलेंगे एक्टिव रहेगा, किस कैटालिस्ट को एक्टिव बोलेंगे? तो जितना ज़्यादा आपका कैटालिस्ट और आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो एडजॉर्प्शन होगा, जो इंट्रैक्शन बनेगी, वो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन रहेंगी, हम बोलेंगे आपका कैटालिस्ट जो है वो उतना ही ज़्यादा एक्टिव है। जो उसकी एक्टिविटी है वो उसी चीज़ पे डिपेंड करेगी। तो हम क्या बोल रहा हूँ मैं, द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एडजॉर्प्शन। द स्ट्रेंथ ऑफ एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन में भी क्या बोले हम, केमिजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन की हम जनरली बात करें। स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन विच मीन्स, इसका मतलब क्या है, हाउ स्ट्रॉन्गली reactant molecules are adsorbed on the surface of catalyst। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपके एडजॉर्ब होंगे उतनी ही हाई क्या रहेगी, उसकी एक्टिविटी रहेगी। मोर स्ट्रॉन्गली the reactant molecule adsorb more active will be the catalyst। उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका क्या रहेगा, कैटालिस्ट रहेगा। ठीक है, ये बात है आपकी किसकी, एक्टिविटी की। अभी दूसरी यहाँ पे एक टर्म आती है सेलेक्टिविटी। एक नंबर में पूछ लेते हैं ये दोनों टर्म्स, एक दो नंबर में जनरली पूछ लेते हैं। एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट, और सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट। देखिए आपके पास कोई भी रिएक्टेंट्स है, वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो ज़रूरी नहीं एक ही प्रोडक्ट बनाए। रिएक्टेंट जब कंबाइन हो गए, दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, तीन कंबाइन हो रहे हैं, सेम रिएक्टेंट है, तो वो आपका एक ही प्रोडक्ट बनाए। वो आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं अंडर डिफरेंट कैटालिस्ट कंडीशन। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं सेलेक्टिविटी। आपके पास कोई दो रिएक्टेंट है, एक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कुछ और प्रोडक्ट दे रहे हैं, दूसरे कैटालिस्ट की उसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे एक कैटालिस्ट को सेलेक्ट करोगे जो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिएगा। जो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप कैटालिस्ट को सेलेक्ट करोगे। सो सेलेक्टिविटी आपकी क्या रहेगी, सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट मीन्स टू सेलेक्ट ए कैटालिस्ट to obtain a desired product।
to obtain a desired product from the reactant. फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपकी हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर. तो ये आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा. यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका मीथेनॉल. अगर यही आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो आपको कैटालिस्ट जो आपने यूज किया है वो आपने क्या यूज किया है, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे हीट किया आपने और Cr2O3 एज ए प्रमोटर यूज किया है. तो यहाँ पे जो बनेगा आपका क्या बनेगा, मीथेनॉल. तो तीसरा केस आपने यही कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, हाइड्रोजन गैस ली, और जो आपने रिएक्शन करवाई वो किसकी प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में आपने हीट किया. आपका जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या बन रहा है, मीथेन प्लस H2O गैस. तो इस चीज़ को अगर आपको सपोज करो आपको सिर्फ मीथेनॉल प्रोड्यूस करना है तो आप कौन सा कैटालिस्ट यूज करोगे, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, ये वाला आप यूज करोगे. तो ये आपकी क्या है, सेलेक्टिविटी है. तो देखिए अभी एक और आता है ऑटो कैटालिस्ट. क्या होता है ऑटो कैटालिसिस. बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं उनके अंदर खुद रिएक्टेंट या आपका जो प्रोडक्ट जो है वो कैसे बिहेव करेगा, कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा. बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो कैसे बिहेव करेगा, कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा. तो उनको हम बोलेंगे ऑटो कैटालिस्ट और उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे ऑटो कैटालिसिस. उस फिनोमेना को बोलेंगे ऑटो कैटालिसिस. सो इन सम रिएक्शंस one of the product acts as a catalyst called auto catalyst. उसको क्या बोलोगे आप, auto catalyst. And phenomena is called auto catalysis. फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने इम्पोर्टेंट बनते हैं. ये एग्जाम्पल्स सपोज करो आपके पास पोटाशियम पर मैग्नेट है, KMnO4 है, और उसकी आपने रिएक्शन करवाई ऑक्जेलिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4. एसिडिक आपके पास क्या है, पोटाशियम पर मैग्नेट. तो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस CO2 प्लस H2. यहाँ पे जो MnSO4 रहेगा वो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, Mn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. और ये जो Mn2 पॉजिटिव है वो खुद एज ए कैटालिस्ट की तरह काम करेगा. ये कैसे काम करेगा, ऑटो कैटालिस्ट की तरह काम करेगा. सो इनिशियली आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रहेगा. जैसे ही आपका MnSO4 का थोड़ा सा अमाउंट प्रोड्यूस होगा वो खुद एज ए कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा और आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो ये कंसेप्चुअली भी पूछ सकते हैं कि इनिशियली इस रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो होता है, बट जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है कुछ टाइम बाद रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाता है. क्यों, बिकॉज यहाँ पे MnSO4 जो है वो क्या है, ऑटो कैटालिस्ट आपका है. दूसरी आपकी रिएक्शन, अगर आपने कॉपर जो है उसको ट्रीट किया नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करने पे आपका बनेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड अलॉन्ग विद H2. तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनेगा आपका, ये आपकी गैस होती है बेसिकली आपका सॉलिड. तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड रहेगा यहाँ पे वो कैसे बिहेव करेगा, ऑटो कैटालिस्ट की तरह आपका यहाँ पे बिहेव करेगा. तो यहाँ पे भी आपका रेट इंक्रीज करेगा. सो यहाँ पे आप लिख लो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, but as reaction proceed then rate of reaction also increase.
also increase because one of the product acts as a catalyst. किसमें है ये? इन ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस. सभी रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे हम, ये ऑटो कैटालिक रिएक्शंस की ही बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपका ऑटो कैटालिसिस है. यहाँ पे एक और फिनोमिना होता है, एक और एक टर्म आती है इंड्यूस्ड कैटालिसिस. क्या बोलते हैं हम इंड्यूस्ड कैटालिसिस के लिए? हम बोलते हैं इट इज द फिनोमिना in which one reaction affect the rate of reaction, the rate of other reaction. इसके केस में क्या होगा, कोई एक रिएक्शन हो रही होगी, वो किसी दूसरी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड कैटालिसिस. वहाँ पे आपके पास कोई कैटालिस्ट है नहीं, बट एक रिएक्शन किसी दूसरी रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करेगी, इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, उसको आप क्या बोलोगे? इंड्यूस्ड कैटालिसिस. ठीक है भाई. देखिए, अभी जो आपका टॉपिक आता है वो आता है एंजाइम्स एंड एंजाइम्स कैटालिसिस. सबसे पहले एंजाइम्स क्या होते हैं इनकी बात करते हैं. किनको हम बोलेंगे एंजाइम्स? तो बेसिकली एंजाइम क्या होंगे? एंजाइम्स आर दी complex organic compounds. क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं? कॉल्ड प्रोटीन्स, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. विच इंक्रीज, जो क्या करेंगे? इंक्रीज रेट ऑफ बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल्स, हम बोल सकते हैं बायोकेमिकल्स रिएक्शंस. जो आपके ह्यूमन बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जरूरी नहीं ह्यूमन बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनके रेट को जो इंक्रीज करते हैं, उन कैटालिस्ट को क्या बोलते हो आप? एंजाइम्स बोलते हो. वो जनरली आपके ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे, एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका, जब सुक्रोज आपको टूटता है किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ शुगर. कौन सा एंजाइम करवाता है? बाय इन्वर्टेज. ये आपका शुगर है, सुक्रोज है. जब आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करके इन्वर्टेज अगर इसमें आप डालते हो, तो आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. क्या मिलेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपके पास मिलेगा. तो ये जो एंजाइम है, ये जो कैटालिस्ट है, वो क्या आपका एंजाइम है. दूसरा, आपका जो यूरिया होता है, उस यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आप पढ़ोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन और इनमें, तो वहाँ पे भी आप नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपके यूज होते हैं कुछ कैटालिस्ट, वो भी आप फर्दर बाद में देखोगे, वीवो विट्रो. अभी उसकी बात नहीं करते हैं, जो दूसरा ही बात करते हैं. जब आपका यूरिया प्रोड्यूस होता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो उसके लिए एक एंजाइम होता है यूरिज, कन्वर्जन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया.
ये क्या आएगा आपका, यूरिया NH2CONH2 प्लस H2O। यहाँ पे एंजाइम आपका यूज होगा यूरिज, और ये आपका क्या बनाएगा यहाँ पे, अमोनिया गैस अलोंग विद CO2 गैस। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, 2 नाइट्रोजन आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक है, तो ये आपका था एंजाइम। एंजाइम कैटालिसिस का मैकेनिज्म क्या होगा, किस पे प्रोसीड करेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बट ये आपको ज़रूर याद रखना है। एंजाइम्स क्या होंगे, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट को आप क्या बोलते हो, एंजाइम्स बोलते हो। एक दो और आपसे जनरली पूछ लेता है, सपोज करो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। ये इंपॉर्टेंट बनता है किस ग्लूकोज से इथेनॉल में आपका कन्वर्जन, ऑर्गेनिक में भी आप पढ़ोगे। C6H12O6। ये जो एंजाइम यूज होगा वो आपका यूज होगा जाइमेज। ये क्या आपका एंजाइम, ठीक है, जाइमेज। ये आपका क्या बनाएगा, C2H5OH प्लस CO2, ठीक है। ये आपका एनारोबिक कंडीशंस में रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। ये आपका एक्वस वाटर के अंदर, ये सारे आपके एक्वस के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। CO2 क्या बनेगी, आपकी गैस लिबरेट होगी। तो ये आपका एंजाइम्स होते क्या है, इस फिनोमिना को, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, क्या बोल लेंगे इस फिनोमिना को, एंजाइम कैटालिसिस। इस फिनोमिना क्या बोलेंगे, एंजाइम कैटालिसिस। तो ये आपका एंजाइम एंड एंजाइम कैटालिसिस, इसका मैकेनिज्म हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। एक मैकेनिज्म है लॉक एंड की, और उसके बाद हम सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट, एक आपका बहुत बार पूछा जाता है जियोलाइट्स का केस, वो हम पढ़ेंगे। फिर आपका कैटालिस्ट ख़त्म हो जाएगा। मुश्किल से 10-15 मिनट का आपका टॉपिक रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिनिश कर देंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।